वो उड़ती हुई चील हरिया के सामने आकर रुक गई और इंसानी आवाज में बोली, बकवास मत कर। जिस अंडे के पास खड़ा है वो चमत्कारी है। मैं इसकी रक्षा कर रही हूँ। हाँ, तुम बोल कैसे सकती हो? तुम तो चील हो। मैं एक मायावी चील हूँ। जहाँ ये अंडा जाएगा मैं वहीं जाऊंगी। और मैं तुझे कहती हूँ, इस अंडे को अपने पास रख ले, तेरी तकदीर बदल जाएगी। नहीं 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 नहीं, तू मुझे कोई रक्षक वक्षक नहीं, कोई पिशाचनी या डायन लग रही है। अगर तुझे गांव में लाया गया तो लोग डर से पागल हो जाएंगे। गांव के दो बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। अरे पता नहीं नथु, कब छुटकारा मिलेगा इस माधव जमींदार से। अरे दिन दहाड़े खेत छीन लेता है और कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। अरे राम बली, अब तो हाल ऐसा हो गया है कि लोग अपने ही घरों में डरे सहमे रहते हैं। कौन जाने कब किसकी बारी आ जाए। आज सुना है कि माधव की नजर हरिया की जमीन पर है। हैं? अरे हरिया तो बेचारा सीधा साधा है, उसका क्या कसूर है? ना कोई औलाद, ना कोई सहारा। माधव तो बस इसी ताक में रहता है। इधर माधव अपने दो गुंडों के साथ हरिया के दरवाजे पर पहुंच गया। अरे ओ हरिया, ए हरिया, बाहर निकल, बात करनी है, बाहर आ। राम राम जमींदार साहब, हुक्म करें। बहुत दिन हो गए हैं, तेरी तो जमीन खाली पड़ी है ना। मैं सोच रहा हूँ कि तू उसे मेरे नाम कर दे। अरे तुझे क्या फायदा खेत का, जब तू उस पर खेती ही नहीं कर पा रहा। माफ कीजिएगा जमींदार साहब, वो जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं उसे नहीं दे सकता। अरे तेरी औकात क्या है मना करने की? न संतान न बारिश, अब वो जमीन मेरी है, समझ गया? जमींदार साहब, ऐसा जुल्म ना करें ऐसा जुल्म। कब्जा कर लो इसके खेत पर। अगर ये अपने खेत के आसपास मंडराता हुआ भी दिखाई दिया ना, तो इसको धक्के मार के बाहर निकाल देना, समझ गए? इतना बोलकर माधव हरिया का मजाक उड़ाते हुए अपने दोनों साथियों के साथ वहां से चला गया। रात के समय हरिया की पत्नी रोते हुए अपने पति हरिया से बोली, काश हमारे पास भी कोई बेटा होता हरिया, तो ये जमींदार इतनी आसानी से हमारे सिर नहीं चढ़ पाता। अरे कई बार मनोकामना की राधा, पर शायद हमारे ही भाग्य में संतान ना लिखी है। अब क्या करोगे? न खेत रहा न काम। सोच रहा हूँ जंगल चला जाऊं, लकड़ियाँ काटूंगा और बाजार में बेचूंगा। 2 वक्त की रोटी तो जुटानी ही है ना। सुबह जल्दी निकल जाना, जंगल में ज्यादा देर मत लगाना। हरिया जंगल जाकर एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। अरे ये झाड़ियों में क्या चमक रहा है? हे राम, ये तो कोनो अंडा है, पर ये आकार में इतना बड़ा और ऊपर से सोने जैसा चमकदार। ऐसा अंडा तो हमने कभी ना देखा है। आखिरकार हो किसका सकता है ये अंडा? तभी एक विचित्र चील आसमान से उड़ती हुई उसके आसपास मंडराने लगी। ये क्या है? ये तो इतना बड़ा चील जैसा दिख रहा है। अरे लेकिन ये तो किसी और ही प्रजाति का लग रहा है। हे भगवान, ये क्या है? वो उड़ती हुई चील हरिया के सामने आकर रुक गई और इंसानी आवाज में बोली, बकवास मत कर। जिस अंडे के पास खड़ा है वो चमत्कारी है। मैं इसकी रक्षा कर रही हूँ। हाँ, तुम बोल कैसे सकती हो? तुम तो चील हो। मैं एक मायावी चील हूँ। जहाँ ये अंडा जाएगा मैं वहीं जाऊंगी। और मैं तुझे कहती हूँ, इस अंडे को अपने पास रख ले, तेरी तकदीर बदल जाएगी। नहीं 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 नहीं, तू मुझे कोई रक्षक वक्षक नहीं, कोई पिशाचनी या डायन लग रही है। अगर तुझे गांव में लाया गया तो लोग डर से पागल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं फिर कहती हूँ, इस अंडे को ले चल। तू समझे या ना समझे, पर ये अंडा तेरी किस्मत का द्वार खोल सकता है। हरिया थोड़ा शांत हो गया। आखिर तू है कौन और ये अंडा किसका है? इस अंडे का रहस्य मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि इसकी रक्षा मेरा धर्म है। और मैं कौन हूँ, तेरे लिए इतना जानना काफी है कि मैं एक मायावी रक्षक हूँ जो तेरा भला चाहती हूँ।
हरिया ने थोड़ा सोचकर अंडे को दोनों हाथों में उठा लिया। हरिया दौड़ता हुआ घर में प्रवेश कर गया। अरे, तुम तो लकड़ियां काटने गए थे, ये खाली हाथ कैसे आ गए? हाँ, अरे राधा, मैं जो लेकर आया हूँ ना, वो लकड़ी नहीं है, ये देख। इतना बोलकर हरिया ने धीरे से अंडा जमीन पर रख दिया। अंडे से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। हे भगवान, ये तो सोने जैसा लग रहा है। इतना विशाल अंडा ये कहाँ से ले आए? जंगल में मिला है, और इसके साथ एक उड़ने वाली मायावी चील भी थी। वो चील इंसानों की तरह बोल रही थी राधा। उसने कहा कि ये अंडा बहुत ही चमत्कारी है और इसको साथ ले जाने में मेरी किस्मत बदल सकती है, तो मैं ले आया। तुम पागल हो गए हो क्या? कहीं ये कोई बला ना हो। सही बताऊं तो डर तो मुझे भी लग रहा था राधा, लेकिन वो चील कोई डरावनी नहीं थी। उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस कहा मैं तेरे साथ चलूंगी और तेरी रक्षा करूंगी, तो मैं ले आया। भले ही ये अंडा सोने का हो, मगर हमें समझदारी से काम लेना होगा। अगर गांव वालों में किसी को पता चला तो सब टूट पड़ेंगे। इसीलिए ही तो ले आया हूँ तुझे दिखाने। अब तू ही बता क्या करें इसका। शायद ये भगवान की कोई निशानी है। हो सकता है हमारी किस्मत अब पलटने वाली हो। राधा और हरिया कुछ देर बातें करते करते सो चुके थे। तुरंत आधी रात को एक जोरदार धमाके की आवाज ने दोनों को हड़बड़ा कर जगा दिया। हे भगवान, ये धमाका कैसा? ये आवाज तो हमारे दूसरे कमरे से आई है। चलो 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 चलो, चल कर देखते हैं, चलो। हरिया और राधा दौड़ते हुए दूसरे कमरे की ओर बढ़े। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने जो दृश्य देखा, उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सुनहरा अंडा फट चुका था और उसके भीतर एक सुंदर नवजात शिशु खेल रहा था। अरे, इस अंडे के अंदर से तो एक लड़का निकला है। बाप रे बाप, मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, पर आंखों ने जो देखा वो झूठ नहीं हो सकता। राधा ने झुककर उस नवजात शिशु को गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में ममता छलक पड़ी थी। अगर हमारा बेटा होता तो शायद ऐसा ही होता। हरिया की आंखों में भी एक पिता का स्नेह जाग उठा। हाँ, ये कोई साधारण बच्चा तो नहीं लगता, जैसे कोई सुंदर राजकुमार हो। राधा, इसका नाम हम अशोक रखेंगे, है ना? राधा मुस्कुराई और सहमति में सिर हिलाया। तभी कमरे में रंग बिरंगी किरणों के साथ वही मायावी चील प्रकट हो गई। हरिया, देखो वही चील। आहा, डर मत राधा, यही तो है जो अंडे की रखवाली कर रही थी। अब से तुम दोनों ही इस बालक के माता पिता हो। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसके अंदर चमत्कारिक शक्तियाँ हैं और अब से मैं भी तुम दोनों के साथ ही रहूंगी। उस दिन से चील वहीं उनके पास रहने लगी। राधा और हरिया ने अशोक की परवरिश अपने पुत्र की तरह शुरू कर दी। ऐसे ही 10 वर्ष बीतते गए। एक दिन हरिया जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी चील वहां आ पहुंची। तुम मेहनत से लकड़ियाँ काट रहे हो, पर अब तुम्हारे घर में एक दूध पीता बच्चा भी है। तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। आहा, तो तू चमत्कारी चील है, तो क्यों ना तू ही कोई खजाना हमारे सामने प्रकट कर दे, जिससे हम अशोक की परवरिश किसी राजकुमार की तरह करें, हैं? हरिया की बात सुनकर चील की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। अगर वो तेरा अपना बेटा होता तो क्या तब भी तू मुझसे यही कहता? सुन, पिता बनना आसान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति पिता बनता है तो फिर उसका पूरा जीवन संतान के नाम हो जाता है। और हाँ, अशोक के अंदर चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, पर सब्र रख। हरिया चुप रहा और फिर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने लगा। समय बीतता गया। देखते ही देखते अशोक 10 वर्ष का हो गया। एक दिन अशोक जंगल में खेल रहा था और हरिया लकड़ियां काट रहा था। पिताजी, उस पेड़ पर ताजे फल लटक रहे हैं, मैं चढ़ जाऊं? अरे नहीं नहीं नहीं, अगर गिर गया तो चोट लग जाएगी। पर अशोक नहीं माना और पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। पिताजी।
अरे अरे, क्या हो गया मेरे बेटे? अरे मैंने मना किया था ना, मत चढ़। तभी चील उड़ती हुई वहां आ पहुंची। कैसे पिता हो तुम जो अपने बेटे का ध्यान नहीं रख सकते? अरे बकवास मत करो, तू ही तो कहती थी कि अशोक के अंदर चमत्कारी शक्तियां हैं। अगर ऐसा होता तो उसे चोट क्यों लगती है? मैंने कहा था ना, सब्र रखो, चमत्कार समय के साथ प्रकट होंगे। हरिया के मन में संदेह जाग गया, पर फिर उसने अशोक को गोद में उठाया और घर की ओर चल पड़ा। अरे ये क्या हुआ? अशोक को चोट कैसे लग गई? अरे क्या कहूँ राधा, पेड़ से गिर गया और मुझे लगता है कि वो चील झूठ बोल रही है। तुम्हें हो क्या गया है? हम दोनों तो संतान विहीन थे। ईश्वर ने हमें ये वरदान दिया है, हमें तो कृतज्ञ होना चाहिए। हरिया की आंखों में पश्चाताप भर आया। तभी चील फिर प्रकट हो गई। हाँ देखो, मुझे क्षमा कर दो। अब से मैं कभी सवाल नहीं करूंगा कि इसके अंदर चमत्कारिक शक्तियां हैं या नहीं। मेरे लिए ये मेरा बेटा है बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चील मुस्कुराने लगी। समय ऐसे ही बीतता गया। देखते ही देखते 10 वर्ष और भी बीत गए। अशोक अब 20 वर्ष का एक सुंदर और बलवान युवक बन चुका था। पिताजी, हमारे पास गांव के और लोगों की तरह जमीन क्यों नहीं है? मतलब हमारे पास खेत क्यों नहीं है? क्या कहें बेटा, क्योंकि हम गरीब हैं और मैं एक लकड़हारा हूँ। अपने बेटे से झूठ क्यों बोल रहे हो? ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा खेत था जिसे जमींदार ने तुमसे छीन लिया? ये सुनकर अशोक चौंक गया। पिताजी, आपका खेत जमींदार ने छीन लिया, लेकिन क्यों? और आपने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? क्योंकि बेटा उस समय जमींदार बहुत शक्तिशाली और अत्यंत क्रूर था। न जाने कितने गांव के गरीब किसानों की जमीन उसने अपनी ताकत के बल पर छीन ली और आज भी वो ताकतवर है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसके पास उसका जवान बेटा बलराम भी है। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें ये बात बता दी तो कहीं तुम उससे लड़ने ना पहुंच जाओ और वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बस बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता है। हमें अपने पुत्र को डरपोक नहीं बनाना चाहिए। अरे कुछ सीखो उन माता पिताओं से जो अपने पुत्र को राज्य की सीमा की रक्षा के लिए युद्ध में भेजते हैं, और तुम अपने बेटे को डर का पाठ पढ़ा रहे हो। ये सुनकर अशोक मुस्कुराने लगा। आप सही कह रही हैं माँ। बचपन से लेकर आज तक शिक्षा तो मुझे इनसे ही मिली है। पिताजी, मुझे बस आप ये बताइए कि आपका खेत कहाँ है? अब से हम जंगल में लकड़ियाँ काटने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लकड़हारे नहीं, किसान हैं, किसान। हम अपने खेत में अनाज उगाएंगे। हरिया अशोक को अपने गांव की उस जमीन की ओर ले गया जहां जमींदार का बेटा बलराम अकड़कर बैठा हुआ था और कुछ किसान काम कर रहे थे। अशोक तुरंत बलराम के सामने पहुंच गया। ये मेरे पिता का खेत है, इसलिए उठो और अपने मजदूरों को भी यहाँ से दफा कर दो। बलराम चौंक गया। तभी वहाँ जमींदार भी पहुँचा। अरे क्या हो गया बलराम? पिताजी, लगता है हरिया का बेटवा पागल हो गया है। कह रहा है कि ये खेत उसके पिता का है। ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। ए, तेरे पिता की भी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई थी और तू मेरे बेटे से इस अंदाज में बात कर रहा है? निकल यहाँ से। इतना कहकर जमींदार ने अशोक को धक्का दे दिया, मगर तभी अशोक की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। वो किरणें जमींदार और उसके पुत्र के शरीर पर पड़ी और देखते ही देखते वो दोनों पत्थर के बनने लगे। अरे बचाओ, 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 मुझे क्या हो रहा है? बचाओ, 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 बचाओ। हरिया, ये तेरा बेटा कौन सी जादुई शक्तियाँ लेकर आया है? अरे हरिया, बचाओ, बचाओ हरिया। डरने की जरूरत तुम्हें है जमींदार, क्योंकि तुम्हारा अन्याय अब और नहीं चलेगा। सालों से गांव वालों ने तुम्हारा अत्याचार सहा है। अब भलाई इसी में है कि मेरी जमीन मुझे लौटा दो, और जिन किसानों की जमीन तुमने उनसे छीनी है ना, वो भी उन्हें वापस कर दो। समझ गए? हाँ भैया, हाँ ठीक है, तुम्हारी सारी शर्तें हमें मंजूर हैं। बस मुझे और मेरे बेटे को फिर से सामान्य कर दो। राम 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 राम। हरिया ने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखा और अशोक का क्रोध शांत हो गया। जमींदार और बलराम फिर से सामान्य हो गए। ये देखकर मजदूर भी वहां से भाग खड़े हुए और जमींदार अपने बेटे के साथ डरकर वहां से भाग गया।
देखा पिताजी, ये खेत फिर से आपका हुआ। अब से हम इस खेत पर हल चलाएंगे क्योंकि हम हैं किसान। अशोक और हरिया घर लौट आए। तभी वहाँ चील आ पहुँची। जमींदार इतना डर गया है कि उसने सारे किसानों को उनकी जमीनें वापस कर दी हैं और वो अपने पूरे परिवार के साथ इस गांव को छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर अशोक प्रसन्न हो गया और चील की ओर देखकर बोला, अरे वाह मेरे दोस्त, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने तुम्हारे जैसे दोस्त को ही पाया है। तुम हमेशा अच्छी ही खबरें लाकर देती हो। ये सुनकर चील हंस पड़ी और बोली, जब तुम मुझे अपना दोस्त कहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर हरिया मुस्कुराया और अपने घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद चील हरिया के पास आई और बोली, अब मुझे तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी है। ये सुनकर हरिया चौंक गया और बोला, कौन सी बात? तुमने अशोक की परवरिश ठीक वैसे ही की है जैसे तुम उसके सगे माता पिता हो। ये सुनकर हरिया की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, हाँ, अब तो उस घटना को भी मैं भूल चुका हूँ जब अशोक ने एक अंडे से जन्म लिया था। मैं तो अब उसे अपना सगा पुत्र ही समझता हूँ। और तुम भी एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम भी कभी ये मत कहना कि अशोक हमारा पुत्र नहीं है। ये सुनकर चील मुस्कुरा पड़ी और बोली, नहीं बताऊंगी, लेकिन अब मेरी बात बहुत गौर से सुनो। मैं चाहती हूँ कि अशोक इस राज्य का राजा बने। ये सुनकर हरिया चौंक गया और बोला, अरे ये तुम क्या कह रही हो? राजा बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अशोक के अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन हमारे राज्य के महाराज भानु प्रताप बहुत ही भले मनुष्य हैं और वो प्रजा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। उन्होंने क्या बिगाड़ा है? चील बड़े ही रहस्यमय अंदाज में बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि राजा भानु प्रताप की कोई संतान नहीं है और उनकी पत्नी वर्षों से गायब हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अशोक को राजमहल भेजो और उससे कहो कि वो राजा भानु प्रताप से कहे, मैं आपकी पत्नी को जानता हूँ। अरे आखिर मैं ऐसा कहने को क्यों कहूँगा अशोक को? अशोक वास्तव में नहीं जानता कि राजा भानु प्रताप की पत्नी वर्षों से लापता है और मैं भी स्वयं ये बात पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। क्योंकि राजा भानु प्रताप ने इस बात को हमेशा से गुप्त रखा है। महल में केवल उनके मंत्री को ही इस बात की जानकारी है कि उनकी पत्नी लापता हैं, वो भी वर्षों से। उन्होंने ये बात इसलिए छिपाई ताकि कोई अन्य राज्य उन पर आक्रमण न कर दे। जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम करो। उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं अशोक को बता दूंगी। मुझ पर भरोसा रखो। हरिया गहरी चिंता में डूब गया और बोला, ठीक है, देखो पहले इस मामले में मैं अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करूंगा, उसके बाद ही आगे काम करूंगा। अगले दिन हरिया ने अपनी पत्नी राधा को चील की बताई हुई सारी घटना बताई। राधा ये सुनकर चौंक गई और बोली, मुझे तो मामला बड़ा विचित्र लग रहा है। राजा भानु प्रताप अगर दयालु हैं तो बहुत क्रोधी भी हैं। कहीं वो हमारे पुत्र को कोई नुकसान न पहुंचा दे। हाँ, शुरू में मुझे भी ऐसा लगा था, पर न जाने क्यों मुझे चील की बातों पर विश्वास होने लगा है। ठीक है, हम अपने पुत्र से इस बारे में बात करेंगे, लेकिन हम उसे राजमहल अकेले नहीं भेजेंगे, हम स्वयं साथ चलेंगे। कुछ देर बाद हरिया का पुत्र अशोक वहां आया। हरिया ने अपने पुत्र अशोक को चील की बताई हुई सारी घटना बताई। अशोक तुरंत तैयार हो गया और बोला, मेरी दोस्त कभी झूठ नहीं बोलती। अगर उसने ये कहा है तो मुझे पक्का यकीन है कि जरूर उसके मन में कोई योजना चल रही होगी। तभी वहाँ चील आ गई और बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब जैसा मैं बताऊं वैसा ही करना। तुम तीनों को कल सुबह ही राजमहल की ओर रवाना होना है। इधर दूसरी ओर अगली सुबह राजा भानु प्रताप चिंता में डूबा हुआ अपने राज दरबार में बैठा था। क्या हुआ महाराज, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? हाँ, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कितने वर्ष हो गए मेरी पत्नी रूप सुंदरी को गायब हुए। इन वर्षों में मैंने राज्य का, जंगल का एक एक कोना छान मारा, पर वो कहीं ना मिली।
अब तो मुझे लगता है कि मैं उसे खोजे बिना ही इस संसार को अलविदा कह दूंगा और मेरे राज्य पर मेरा कोई शत्रु ही शासन करेगा। ये सुनकर मंत्री सूरज सिंह उदास हो गया। महाराज, उनके गायब होने के बाद मैंने आपसे कितनी बार कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। अगर आप दूसरा विवाह कर लेते तो आपकी संतान अवश्य होती। कम से कम इस राज्य का अगला राजा आपके वंश का तो होता। तुम जानते हो कि मैं रूप सुंदरी से कितना प्रेम करता था। मैं उसके अलावा किसी और स्त्री की कल्पना तक नहीं कर सकता। इधर दूसरी ओर सुबह हरिया, राधा और अशोक राजमहल की ओर रवाना हो गए। चील उड़ती हुई उनके साथ साथ चल रही थी। मेरी दोस्त, तुमने जो कहा मैं राजा भानु प्रताप से कहूंगा कि उनकी पत्नी के बारे में मैं जानता हूँ, पर अगर राजा मुझसे पूछेंगे कि उनकी पत्नी दिखती कैसी थी, फिर मैं क्या कहूँगा? मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि उनकी पत्नी आखिर है कहाँ। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं सोच ही रही थी कि महल पहुंचने से पहले तुम्हें सब बता दूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब राजा भानु प्रताप तुमसे पूछेगा कि उसकी पत्नी कैसी दिखती है, तब तुम कहना उसकी पत्नी का रंग काले चमड़े जैसा था और वो बहुत ही कुरूप थी। क्या? हाँ, यही कहना। राजा ये सुनकर खुश हो जाएगा और जब वो पूछेगा कि वो कहाँ है, तो तुम कहना कि वो जंगल के एक हिस्से में झोपड़ी बनाकर रह रही है। जब वो तुम्हें वहाँ ले चलने को कहे, तब तुम हामी भर देना। मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी, वो जाकर उसे ढूंढ निकालेगा। और अगर उसे उसकी पत्नी मिल गई तो? तब वो प्रसन्न होकर या तो तुम्हें अपना पुत्र बना लेगा या फिर सारा राज्य तुम्हारे हवाले कर देगा। ये सुनकर अशोक गहरी सोच में डूब गया। अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं सचमुच राजा बन सकता हूँ? चील ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और हवा में ऊंची उड़ान भर गई। अशोक, हरिया और राधा तीनों राजमहल की ओर बढ़ते चले गए। हरिया, राधा और अशोक थोड़ी ही देर में राजमहल पहुंच गए और सीधा राज दरबार में जा खड़े हुए। राजा भानु प्रताप ने उन तीनों को देखकर पूछा, कौन हो तुम तीनों? मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ महाराज। बोलो, कौन सी महत्वपूर्ण बात? महाराज, मैं जानता हूँ कि वर्षों पहले आपकी पत्नी गुम हो गई थी। मैं जानता हूँ कि आपकी पत्नी इस समय कहाँ है। ये सुनकर राजा भानु प्रताप और मंत्री सूरज सिंह दोनों ही चौंक गए। अरे, ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। इस बारे में तो केवल मैं और मेरा मंत्री सूरज सिंह ही जानते हैं। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? सच सच बताओ, तुम झूठ बोल रहे हो या फिर सच? नहीं महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरी पत्नी दिखने में कैसी थी? महाराज, आपकी पत्नी रंग से काली थी, बिल्कुल चमड़े के जैसी। सच कहा जाए तो अगर कुरूप या बदसूरत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये सुनकर राजा भानु प्रताप का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। वो बोला, मेरी पत्नी का नाम रूप सुंदरी था। रूप सुंदरी नाम बदसूरत स्त्रियों का नहीं रखा जाता, मूर्ख। ये सुनकर अशोक बुरी तरह घबरा गया और डरी हुई नजरों से हरिया और राधा को देखने लगा। तभी वहाँ चील उड़ती हुई आ गई और महल के एक कोने में बैठ गई। चील को देखकर राजा और मंत्री दोनों चौंक गए, पर राजा भानु प्रताप इतना क्रोधित था कि उसने चील पर ध्यान ही नहीं दिया और अशोक की ओर देखकर बोला, अब बता, जब मेरी पत्नी गायब हुई थी तब क्या वो गर्भवती थी? अशोक, जो डर चुका था, चील की ओर देखने लगा। तभी चील उड़ती हुई आई और धीरे से अशोक से बोली, कह दो कि तुम्हारी पत्नी बांझ थी और वो कोई संतान पैदा नहीं कर सकती थी। ओह, ये क्या हो रहा है? ये क्या तू चील से खुसुर फुसुर कर रहा है? मेरी बात का सीधे सीधे जवाब दे। महाराज, आपकी पत्नी तो बांझ थी, वो कभी बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती थी, तो वो गर्भवती कैसे हो सकती हैं? राजा भानु प्रताप का गुस्सा फट पड़ा। उसने अपनी तलवार निकाली और अशोक की ओर झपटते हुए कहा, तूने न सिर्फ मेरे साथ भद्दा मजाक किया, बल्कि हमारी पत्नी का अपमान भी किया। तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं।
इतना कहकर उसने पूरी ताकत से अशोक के ऊपर तलवार से वार किया। अशोक चीखता हुआ गिर पड़ा। तभी रंग बिरंगी रोशनी से धमाका हुआ और चील एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। अशोक का शरीर चमक उठा और वो उठकर खड़ा हो गया। उसका शरीर ऐसा हो गया जैसे कि उसके ऊपर कभी हमला हुआ ही नहीं था। हाँ, तुम तो मेरी पत्नी रूप सुंदरी हो। तुम अब तक चील में थी। आखिरकार ये सब है क्या? हरिया और राधा स्तब्ध होकर देखने लगे। रूप सुंदरी रहस्यमय स्वर में बोली, सब कुछ मेरी गलती से हुआ था। वर्षों पहले जब मैं गर्भवती थी, जंगल घूमने गई थी। मेरे साथ 2 सैनिक थे, पिता पुत्र। उनसे गलती हुई और मैं क्रोधित हो गई। मैंने बूढ़े सैनिक को कहा, अपने हाथों से अपने पुत्र को मारो। वो तड़प उठा और बोला, जब तुम्हारा पुत्र जन्म ले तो क्या तुम उसे अपने पति के हाथों मरते देख सकोगी? मैं और क्रोधित हो गई और कहा, मेरा पुत्र राजा के खून से जन्मेगा, उसमें भी घमंड होगा। तभी एक साधु प्रकट हुआ और क्रोधित होकर बोला, तू भी अपने पुत्र को घमंडी बनाएगी? उसने मुझे श्राप दिया कि मैं गर्भवती चील बन जाऊंगी। मैंने रोते हुए उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, चील के रूप में तू एक अंडा देगी। तेरा पुत्र उससे जन्म लेगा और गरीबी में पलकर बड़ा होगा। तू कभी किसी को सच्चाई नहीं बता सकेगी, वरना तू और तेरा पुत्र जलकर भस्म हो जाओगे। तेरी मुक्ति तब होगी जब तेरा पति तेरे पुत्र की हत्या अपने हाथों से करेगा। श्राप समाप्त होने के लिए मेरे पास यही उपाय था। मैंने चील के रूप में एक अंडा दिया और उसकी सुरक्षा करने लगी। तब वहाँ पर मुझे हरिया मिला, जो कि संतानहीन था। मैंने हरिया को जाकर अपनी सच्चाई नहीं बताई। इस बेचारे हरिया ने ही हमारे पुत्र को अपने पुत्र की तरह 20 वर्ष तक पाल पोस कर बड़ा किया और अब मैं चाहती हूँ कि मैं श्राप से मुक्त हो जाऊं। इसलिए मैंने अशोक से अपने पुत्र से झूठ बोला और उसे यहाँ पर ले आई। मैं जानती थी कि आप मेरी बुराई सुनकर और मेरे बारे में गलत सुनकर अशोक के ऊपर जरूर वार करेंगे। मैं क्या कर सकती थी? यही मेरे श्राप से मुक्ति का उपाय था। इतना बोलकर रूप सुंदरी खामोश हो गई। राजा भानु प्रताप अपने पुत्र को गले लगाते हुए बोला, हाँ, हाँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तो तुम ही मेरे पुत्र हो। हाँ, तुम ही मेरे पुत्र हो। मैं मजबूर थी। हरिया और राधा की आंखों में आंसू थे। हमारे तो भाग्य खुल गए। हम अब तक राजकुमार की परवरिश कर रहे थे राधा। वो जाने लगे, लेकिन रूप सुंदरी रोते हुए बोली, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। आज से तुम दोनों महल में मेरे साथ रहोगे। जितना अशोक पर मेरा और मेरे पति का अधिकार है, उतना ही तुम्हारा भी है। ये सुनकर हरिया और राधा के होठों पर मुस्कान आ गई और वो महल में रहने लगे।